नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 8650 के स्तर को पार करने की कोशिश कर रहा है। अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 8650 के लेवल को इंटरडे में पार किया है और अब 8649 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 8653 एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, जो कि है 50 डेमा का। अगर इसको क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा तो शायद मोमेंटम और स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन 2 दिन की वीकनेस के बाद एक अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हुई और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। अच्छी खरीदारी आज दिखी है बैंक्स, साथ ही मेटल स्टॉक्स में, कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। कल भी 7% बढ़कर बंद हुए और आज भी 4% का उछाल देखा जा रहा है। लेकिन अब तक के कामकाज की क्या हाइलाइट्स रही है, जान लेते हैं बाजार अब तक में वीरेंद्र से। बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल अच्छी स्ट्रेंथ, ऑलमोस्ट आपने 50 डेमा को हिट किया। निफ्टी अब कर चुका है और अब से 1 घंटा पहले निफ्टी बैंक अगर आप देखें 50 डेमा को टेस्ट कर चुका था। तो स्ट्रेंथ, और आई थिंक स्ट्रेंथ के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है शॉर्ट कवरिंग का। हालांकि अगर आप देखें जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के दिन चढ़ा बाजार, निफ्टी 8600 के पार 86,550 को स्ट्राइक करता हुआ। आई थिंक हालांकि जीएसटी एक मुद्दा है, लेकिन आई थिंक आज शॉर्ट कवरिंग बड़ा मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं इस खबर के बाद। अगर आप देखें तो 8400 और 8500 के लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखिए। 85 को ना तोड़ना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि 8500 की पुट काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाई लेके खड़ी थी और वहाँ से एक पुल बैक देना, कल ऑलमोस्ट 85 को छूना, निफ्टी का बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में होना, इन सब चीज़ों ने अगर आप देखें मिलकर काम किया। और जैसे कि सुबह आज हमने कमेंट्री में आपको समझाया भी था कि आज का दिन पुल बैक का है, तो वो पुल बैक अब तक कंटिन्यू है। लिस्ट अगर आप देखें, निफ्टी बैंक ने 50 डेमा पार किया अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के आसपास, और उसके बाद स्पेशली 19,270 पार करती थी कि सुबह खुला 19,270 छुआ, बैकफुट पे आया, फिर छुआ, फिर बैकफुट पे आया और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में उसको पार किया और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हावी। तीसरी चीज़ के बाद अगर आप देखें, चौथी चीज़ क्या है, फाइनेंस, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो शेयरों में आज जोरदार खरीदारी है। स्पेशली अगर आप देखें टेक्सटाइल, नए ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग मूव। फाइनेंसिंग शेयरों में देखें, एनबीएफसीज में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या शानदार मूव है। हायर लेवल्स पर सस्टेन करना, 52 हफ्तों के नए हाई, ऑल टाइम हाई, ये अगर आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज रही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप देखें जिस फैक्टर पर फोकस करेंगे वो है एग्जैक्टली केमिकल। ये रोज़ बरोज़ अगर आप देखें बाइंग लिस्ट में इनका नाम जरूर होता है। मेटल्स, रियल्टी, ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री को देखें, जोरदार तेजी दीपाली। अच्छी तेजी ज्यादा सेक्टर्स में आज देखी जा रही है। सभी की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है आज की बाइंग में। लेकिन ये वो एक्शन वाले शेयर्स हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी में। अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, औरबिंदो फार्मा, इंडियन ह्यूम पाइप्स, एचओसीएल, अच्छा रुझान 20% का अपर सर्किट आखिरी के 2 शेयर्स में। साथ ही ज्वारी एग्रो और ज्वारी ग्लोबल दोनों स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट है आज के सेशन में। अमृतांजन, पेट्रोन इंजीनियरिंग, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स और डीसीएम लिमिटेड भी एक ऐसा शेयर रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसने बीते 3 सेशंस में एक अपनी स्ट्रेंथ जो इमर्ज हुई इस शेयर में उसको बनाए रखा है और आज भी 11% का मूव स्टॉक में देखा जा रहा है। जी हाँ, साथ ही अंतिम बाजी में जिन स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूँगा उसमें श्रीराम एपीसी अगर आप देखें, होम मेटल्स, कोहिनूर फूड्स, टेक्समेको, जुबिलेंट लाइफ, इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और आप देखिए प्रॉपर्टी क्या है, मिड कैप, स्मॉल कैप। आगे कैनफिन होम्स और कैमलिन फाइन, मैंगलो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, विनाइल केमिकल, क्यूकील और सन फार्मा एडवांस अगर आप देखें, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। राजेश सतपुते अब हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। राजेश, आई थिंक मैं पहली चीज़ जब स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज कर रहा था, दैट वाज आई थिंक आरएसआई एट 37, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बना रहा था कि हाँ हम यहाँ से निकल सकते हैं ऊपर की तरफ। स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वो अब तक हुआ है। लेकिन इस पुल बैक का मैच्योर हो जाना 8650, ये भी काफ़ी क्रिटिकल लग रहा था। ये भी पॉसिबल लग रहा था। एट 8650 आप क्या करेंगे, अपने लॉन्ग ट्रेड को एक बार अनवाइंड कर लेंगे आपसे यहाँ पर? देखिए, निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखो तो एक क्लियर कट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखता है। उसको आप अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेन जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे या नेक लाइन सपोर्ट उभर के आ रहा था वो था 8550 का। वेराज ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखो तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ था वो था 8500 के पुट में। तो हमें लगता था कि 8500 और 8550 का जो स्तर है वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 8500 तोड़ेगा तो मे बी यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट बिल्ड होगा। हुआ भी वैसा, वो सपोर्ट होल्ड हुआ और यहाँ से हम लोग एक टेक्निकल पुल बैक देख रहे हैं 8650 का जो स्तर है। मुझे लगता है यहाँ पे आप अनवाइंड करने से ज़्यादा यहाँ पे आप लॉन्ग होल्ड रखें। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होगा डेफिनेटली 8550 के परे, यानी 8570 8575 के आसपास आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 8720 का। सो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह दूंगा।
लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आज आप देखिए, कल की कमजोरी में भी ये स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और आज भी कल की स्ट्रेंथ को ज्यादातर शेयर्स ने मेंटेन रखा है। सबसे बड़ा एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, जो कल 7% गेंस के साथ क्लोज हुआ था और आज भी 4% की मजबूती लेकर ये 270 के स्तर पर आ चुका है। कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं आज आईसीआईसीआई बैंक पर, जो कि 320, 350 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के अलावा येस बैंक, जिसके इस हफ्ते अर्निंग्स भी आने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। 2 सवाल होंगे राजेश यहाँ पर आपसे। एक तो आईसीआईसीआई बैंक में 2 सेशन के मूव के बाद नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और दूसरा ये, अब जिस तरह से सेकंड हाफ में एक एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस ज्यादातर बैंकिंग शेयर्स दिखा रहे हैं, कोई नया ट्रेड इन स्तरों पर भी कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है लॉन्ग साइड पर? देखिए 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लग रहा था कि 240 कुड बी द आइडियल लेवल। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये रफली जाएगी 285 तक। सो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन आईसीआईसीआई बैंक। हमें लगता है कि इस स्तर पे खरीदने से अच्छा, अगर थोड़ा स्लाइटली थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि कल से ये चल रहा है 240 से लेके 270 तक, यानी 30 रुपये का मूव है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे एक 7-8 रुपये का अगर कूलिंग मिलता है और उसके बाद वो जो नेक्स्ट लेग हम सोचते हैं वो 285, 290 का वो आ सकता है। तो आईसीआईसीआई इज़ अ गुड बेट। आपने कहा कि यहाँ पे आपकी तरफ से, तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक इज़ वन काउंटर जहाँ पे मुझे कंफर्ट आता है। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखो तो एक्सिस बैंक रफली इट्स 200 DMA का जो लेवल है दैट इज़ 525 के आसपास। सो मुझे लगता है 525 जो इसका 200 DMA लेवल है ये होल्ड करेगा और यहाँ से अच्छी खासी पुल बैक रैली हम देखेंगे। मेरा खुद का जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज वो रहेगा 560 का। चलिए, इस बीच बाजार के वरिष्ठ मिस्टर दीपन मेहता हमारे से जुड़े हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दीपन जी, ये कुल मिला के अगर आप देखें जो कहानी शुरू हुई आई थिंक इस पुल बैक की, वो शायद कल रोजनेफ्ट की खबर, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का कल ना गिरना, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना और बैंकों का एटलीस्ट, और आई थिंक बाजार का इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल हो जाना कि भाई धीरे धीरे अब ग्रेजुअली जो बुरे दौर था और बैड डेट्स का जो सिनारियो था स्पेशली फ्रॉम सम बिग कॉर्पोरेट्स, वो धीरे 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 अगर आप देखें अब एक कंफर्टेबल लेवल पे आ रहा है, वहाँ से पैसा आना शुरू हो रहा है। ये कल और परसों से जो मार्केट्स प्राइवेट बैंक्स को लेके थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू हुआ है सर, इस अप्रोच को आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है और जो बैंकर्स थे एसआर ग्रुप के लिए, स्पेशली आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इनको तो सीधा फ़ायदा है क्योंकि प्रोविजन उतनी कम होगी और उस हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ सकते हैं। पर ओवरऑल ये जो ट्रेंड है कि दे आर अटैकिंग दी एनपीए प्रॉब्लम्स क्वाइट एग्रेसिवली, और जिसकी वजह से प्रोविजनिंग आगे चलते कम होगा एंड दे विल बी एबल टू लेंड बेटर, क्लीन अप देयर बुक्स। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेल रिसीव बाय द मार्केट। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक दे हैव बीन लैगार्ड्स, दे बीन अंडर परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट। तो ये एक ट्रिगर के कारण से जो भी इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पे थे या फिर अंडर इन्वेस्टेड थे इन स्टॉक्स में, दे आर कमिंग बैक इनटू दीज काउंटर्स एंड आई थिंक इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जो बैंकिंग क्षेत्र में है काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेट हो रहा था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, पर ये डेवलपमेंट के बाद शायद इट्स गेटिंग मोर डाइवर्सिफाइड and people are looking at even some of the companies which have been impacted by corporate lending. जी, यानी दीपन जी, आपके लिहाज से अभी सही समय है इन कॉर्पोरेट बैंक्स को अप्रोच करने का, जिस तरह से वीरेंद्र ने भी मेंशन किया, आपने भी कहा कि हाँ अब वापस इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इन बैंकों की ओर आया है, जैसे से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो इज इट द राइट टाइम टू बाय कॉर्पोरेट बैंक्स या फिर रुकना चाहिए अभी थोड़ा सा, कीपिंग इन माइंड के भी अर्निंग प्रेशर शायद 1-2 क्वार्टर में और बना रहे? देखिए, आई थिंक मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और जो अन्य पीएसयू बैंक्स है विच हैव बीन वेरी बिग लेंडर्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये एक अच्छी ट्रेडिंग बेट है। मीन्स दे कुड डू वेल फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मे बी 2-3 मंथ्स और सो। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, द लाइक ऑफ से इंडसइंड बैंक और येस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आई थिंक दीज बैंक्स विल डिलीवर वेरी गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। बट देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि जो कॉर्पोरेट लेंडर्स है जैसे कि पीएसयू बैंक्स है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मे बी इवन आईडीबीआई बैंक है, टू एन एक्सटेंट इवन आईडीएफसी फॉर दैट मैटर, इनमें थोड़ा एक बाउंस ज़रूर से आना चाहिए। दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग और ये एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट आ चुका है, वैल्यूएशन कम्फर्ट्स भी है वहाँ पर। तो डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल सी अ ट्रेडिंग बाउंस एंड सी देम आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर बैंक इंडेक्स। But for long term, I think one should still remain with a good quality, high quality private sector banks. दीपक जी, एक और चीज़, अब
इस बार मैं आई थिंक नंबर्स, प्राइस और मार्केट बिहेवियर तीनों को मिला के अगर एक सेक्टर पे बात करना चाहूँ, मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इन्फोसिस। आप देखिए लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी जो गाइडेंस थी उसको कट किया, सब्सटेंशली कट किया। ठीक है, वो समझ में आया, 1280 का स्टॉक 1010 का हो गया और ऑलमोस्ट 2 महीने तक वहाँ टिका रहा। सेकेंड इंस्टेंस में मार्केट की एक्सपेक्टेशन से के मुताबिक गाइडेंस कट आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी 100 बेसिस पॉइंट नीचे था वो कट, बट स्टिल प्राइस इज कोटिंग एट 1037। इस प्राइस परफॉर्मेंस को सर आप क्या कहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, इंस्टीट्यूशंस ने 1000, 10,000, 20,000, 30 के प्राइस पर एक सही व्यू दिया है, यहाँ से इस स्टॉक में इससे नीचे का डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है? क्या इन्फोसिस 1000, 10,000, 20 के प्राइस पर एक बेस बना चुका है? आप कंफर्टेबल हैं इसे कहने में? नहीं, हमारी राय में इन्फोसिस ने बेस नहीं बनाया है और आगे चलते ये और भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। देयर आर मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है पूरी आईटी इंडस्ट्री में, और लार्ज कैप आईटी है उसके लिए खास स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है। दे आर नॉट एबल टू गेट द वॉल्यूम ग्रोथ which is required to cover the increase in expenses which take place every year in terms of increment, visa costs, administration costs। तो उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव है। करेंसी वाइज भी बिकॉज ऑफ यूके करेंसी वाइज भी उनको प्रेशर आ रहा है, और ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो ग्रो नहीं आ पा रहा है। वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि बेस इफेक्ट बहुत बड़ा हो गया है, एंड टू ग्रो फ्रॉम दैट बेस इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर आईटी कंपनीज। तो हमारी राय में इन्वेस्टर को आईटी सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, एंड दे शुड लुक एट एग्जिटिंग आउट ऑफ मोस्ट आईटी कंपनीज at every particular rise. I think there are many other industries and sectors far more exciting which are available for investment. IT क्षेत्र की जो slow growth है that may continue for many quarters, and they will not give returns which are commensurate with the risks involved or even outperform the broader indices like Sensex and Nifty. जी, तो इन्फोसिस अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर मिस्टर मेहता की ओर से। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी काफ़ी वाइब्रेंसी रही है। कुछ चुनिंदा शेयर्स आप देखिए, ज्वारी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, ज्वारी एग्रो 20% ऊपर है, ज्वारी ग्लोबल यहाँ भी 20% का अपर सर्किट अब लग चुका है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक अपसर्ज इन सभी शेयरों में देखा गया है। पंकज जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं शो में। पंकज, गुड आफ्टरनून। ये ज्वारी ग्रुप के स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, आज जो मूव देखा गया है एग्जैक्टली आप इन्हें कैसा देखते हैं, और क्या कोई थॉट्स हैं आपके इन दोनों शेयर्स पे, ज्वारी एग्रो और ज्वारी ग्लोबल? देखो, आई थिंक ज़्वारी एग्रो इज़ वन स्टॉक विच वी हैड बीन ट्रैकिंग फॉर लॉन्ग, और काफ़ी सीरियसली कंसोलिडेट हो रहा था ये स्टॉक अराउंड 170, 190 काइंड ऑफ लेवल्स, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 19-20% आज ऊपर ये स्टॉक हैगा, आई थिंक दिस हैज़ गॉट स्पेसेस टू गो, और आने वाले वक्त में आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉक विच कुड एग्रेसिवली गो अप। 200-205 के पहले के लेवल्स थे जिनको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज क्रॉस किया। तो आई थिंक ज्वारी एग्रो ऑफ द टू आई थिंक इज़ वन स्टॉक विच इज़ फंडामेंटली मोर स्ट्रॉन्ग, और मेरे को लगता है कि जो आज मूव देखना के गया है, दिस इज़ अ सस्टेनेबल मूव, और आने वाले वक्त में स्टॉक कुड गो मच हायर। राजेश, चलिए अब टेक्निकली कुछ स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं लेवल्स पे। आई थिंक अगर मैं इस पुल बैक पर, इस बीच निफ्टी 8650 पे एक बार फिर से है, मैं अगर इस पुल बैक पे भरोसा करूं और मैं लेवल्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दूं, और तीसरी चीज़ ये जोड़ लूँ कि आई विल फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इस लिहाज से एक्सिस बैंक विच इज़ होल्डिंग 200 डेमा, उसको उसने वॉलेट नहीं किया। अगर आप देखिए, और स्पेशली पिछले 4 दिन की लोअर शेडोज देखिए आप कितनी बड़ी हैं, वो इंडिकेट कर रही थी कि आई थिंक ये प्राइस 520 के नीचे सेटल होने को तैयार ही नहीं है। क्या आप इसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इस प्राइस पर पिक करना चाहेंगे? या डेफिनेटली वही मैंने कहा कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक बेटर लगता है। आईसीआईसीआई तो फिलहाल उसमें जंप आ गया, तो एक्सिस बैंक एट दिस लेवल डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतर है। जैसे आपने कहा 520 के नीचे इमीडिएटली जाएगा ऐसा तो लगता नहीं है, सो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा बाइंग होती है। आरएसआई भी देखिए कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बायर के पक्ष में जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करे एक्सिस बैंक, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रफली 3 to 4% का रिटर्न अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। जी, दीपन जी, अभी आईटी स्पेस की बात हुई थी, तो मैं फार्मा पर भी एक राय आपकी लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक और ऐसा सेक्टर रहा है जिसको कहते हैं हम डिफेंसिव है, लेकिन डिफेंसिव नेचर हमने पिछले 1-1.5 साल में तो बिल्कुल नहीं देखा है, बारिंग फ्यू स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा स्टॉक्स। अभी यूएस में इंटेंस प्राइसिंग प्रेशर अभी बना हुआ है। यूएस की कोशिश यही है कि अभी भी वो जो हेल्थ केयर कॉस्ट उसको नीचे लेकर आएँ,
और कई कंपनियों ने जो अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उनको भी डिले किया है, लैक ऑफ अप्रूवल भी एक कंसर्न रहा है। तो अभी फार्मा में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अभी खरीदने चाहिए यहाँ पर कुछ बड़े नेम्स या फिर छोटे और मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में शायद आगे और भी पैसा बने? आई थिंक निवेशकों को जो मिड साइज और छोटे फार्मा कंपनीज है इनमें फोकस करना चाहिए। जो 3-4 लार्ज फार्मा कंपनीज है जैसे कि सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, ल्यूपिन है, आई थिंक दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। उनके भी यहाँ बेस इफेक्ट बहुत बढ़ गया है, सो यू नो दे नीड टू हैव मेनी मोर प्रोडक्ट्स गोइंग ऑन स्ट्रीम एंड इन अ कंपेरेटिव मार्केट दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पर जो मिड साइज और स्मॉल साइज फार्मा कंपनीज है दे आर एबल टू नाउ गेट देयर यूएस जेनरिक्स बिजनेस गोइंग, जैसे कि अलेम्बिक है या फिर हमने देखा है अजंता फार्मा है या फिर टोरेंट है, कैडिला है। They've been able to get the generic business going, which is why you will see very good growth. उनका base effect भी उनको फ़ायदे में रखता है and they will see improvement in operating profit margins as well as turnover. So my focus in the pharma should be in the mid-sized pharma companies और large cap pharma में with usual disclosure that we and our clients are invested. Our best pick is Aurobindo Pharma जो बहुत ही aggressive है US generics markets में and they have got amongst the best filing and best approval rate as well as least amount of issues as far as US FDA compliance is concerned. And valuation wise also there is considerable comfort over there. So pharma में आपको selectively invest करना चाहिए, but ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ज़रूर से अगले 3-4 साल तक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. There is lot of potential, there are good growth momentum available in the sector, but you have to be selective. पंकज आज आप देखिए ना, आई मीन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये चंक मुझे मालूम है हिस्टोरिकली आपका ये एक बड़ा पसंदीदा स्पेस रहा है, बट एट अ प्राइस ऑफ 610 LIC हाउसिंग फाइनेंस GIC फाइनेंस को देखिए 345, ये बीते 3 दिन में जोरदार तरीके से भागा. ग्रुप फाइनेंस और एक दीवान हाउसिंग 322 पे, आज ही हमारा वो था टुडेज ट्रेड. हाँ, टुडेज ट्रेड अगर आप देखें 322 पे अगर आप देखें कारोबार कर रहा है. क्या सब्सटेंशियल मूव यहाँ पे आया. पंकज आपकी चॉइस क्या है इसमें से, और थोड़ा शफल करने चाहेंगे आप कुछ स्टॉक्स को अब प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके कुछ और स्टॉक्स पकड़ना चाहेंगे आप इस फेस में? देखो वीरेंद्र, जहाँ पर सब्सटैंशियल प्रॉफिट हो रहा हो, एक ट्रेडर मेंटालिटी हो, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है. बट गिवन द काइंड ऑफ मोमेंटम मार्केट इज कैरिंग, गिवन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दीज कंपनीज आर थ्रोइंग, और जो इनका पोटेंशियल है आने वाले क्वार्टर्स में, जो फंड की कॉस्ट है सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गई और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि और रिड्यूस होगी. एंड देयर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो एक मार्जिन जाएगा, दैट सीम्स टू बी इंटैक्ट. और जिस तरह से हमने देखा कि दीवान हाउसिंग के रिजल्ट्स आए, PNB हाउसिंग का एक IPO आ रहा है, आई थिंक दैट कुड बी अनदर पॉजिटिव ट्रिगर फॉर होल ऑफ दिस स्पेस, और आई एम श्योर कि अब एक IPO काफ़ी सक्सेसफुल IPO रहेगा. सो आई थिंक दैट समराइजेज ऑल. सो आई थिंक दिस इज वन स्पेस जिसके अंदर हम बने हुए थे, एंड आई थिंक देयर इज नो कंपेलिंग रीजन एज सच अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर सिटिंग ऑन डिसेंट प्रॉफिट्स टू कम आउट ऑफ दिस स्पेस. तो इस स्पेस से बाहर निकल के आप ऐसी कौन सी स्पेस है जिसमें आउट परफॉर्मेंस चाहेंगे? सो आई थिंक दिस इज वन स्पेस जो 4-5 स्टॉक आपने लिस्ट किए, आई थिंक आई वुड कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट. जी, इस बीच कैनफिन होम्स के नंबर आए हैं, फटाफट से आप देख लीजिए. कैनफिन होम्स को जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 35 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रही है, और 263 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ रहा है कंपनी के रेवेन्यूज, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी ग्रोथ आई है, 80 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़. एक सडन रिएक्शन स्टॉक पर और दिन के निचले स्तरों से वापस बाउंस बैक करते हुए डे हाई पर आ चुका है. हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर मिस्टर मेहता के भी कमेंट्स लेके, लेकिन इस बीच बात कर लेते हैं एक डेवलपमेंट की. सुप्रीम कोर्ट से मारन भाइयों को झटका मिला है और एयरसेल मैक्सिस केस जो है वो अब 2G कोर्ट में ही चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं और मारन भाइयों ने एयरसेल मैक्सिस मामले को 2G कोर्ट से बाहर रखने की याचिका दी थी. और डिटेल्स ले लेते हैं इस खबर पर. असीम मनचंदा मेरे सहयोगी मौजूद भी हमारे साथ. असीम, एग्जैक्टली बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोशिश तो यही थी मारन भाइयों की कि जो ये पूरा मामला है वो 2G कोर्ट से बाहर ही सुलझा लिया जाए, लेकिन अभी तक की अपडेट क्या है और क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, मारन बंधु ने एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये कहा था कि ये जो मामला जो है ये जो एयरसेल मैक्सिस की जो डील है ये मामला पर्सनल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ और ये 2G से इसका लेना देना कुछ नहीं है, तो इसको 2G कोर्ट में ना सुना जाए बल्कि इसको एक सामान्य अदालत में जो है वो सुना जाए. क्योंकि CBI ने इसमें अपनी चार्जशीट फाइल की थी और कहा था कि जो किकबैक मिला है 742 करोड़ रुपये के आसपास का मारन किकबैक जो है इस डील में मिला है, उस केस में प्रोसिक्यूशन CBI ने करने की मांग की थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. कहा था कि ये
2G से रिलेटेड कोई मामला नहीं है, इसे 2G कोर्ट में ना सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को जो है वो डिसमिस कर दिया। इससे पहले इन्होंने एक 2G कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी और उसके जुरिडिक्शन को चैलेंज किया था, जिसको कि कोर्ट ने नकार दिया था। कोर्ट का कहना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, हम इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो करेंगे। आज भी इस मामले की जो है सुनवाई हुई और CBI ने अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने जो है रखी हैं। कल भी इस मामले की सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। कल ED अपना आर्गूमेंट जो है इसके अंदर कोर्ट के अंदर जो है वो रखेगा। शुक्रिया आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच सन टीवी दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए 540 उनके सर पर कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बाजार टायर स्टॉक्स को देखिए आप। कल चारों खाने चित थे ये सारे के सारा स्पेस। CA एक बार फिर से अगर आप देखें मजबूती दिखाता हुआ 38 रुपये। MRF कल 2,500 रुपये नीचे था, 1,300 रुपये ऊपर है। कोई भी पत्ता अगर आप देखें 1000 के नोट से कम नहीं होता है। कोई भी मूव इसका अपोलो टायर्स, JK टायर्स 153 पे कारोबार कर रहा है। ये दीपन जी, ऑटो का तो जहाँ जहाँ नाम है ना वहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर मैं सिर्फ एक M&M को छोड़ दूँ तो बाकी हर तबका, 2 व्हीलर स्पेस, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, टायर, ऑटो एंसिलरी, जिसको देखिए, बैटरी स्टॉक्स को देखिए, अभी इस स्पेस में अभी भी पैसा बनना कहाँ पॉसिबल लग रहा है सर आपको? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ कि ऑटो क्षेत्र काफ़ी ऊंचे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑल दी ऑटो शेयर्स एंड ऑल वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी मैंने एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस है। बट अंडरलाइंग ग्रोथ इज़ देयर इन दी ऑटो इंडस्ट्री, स्पेशली इन दी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है या फिर 2 व्हीलर्स में देखा है। इवन कमर्शियल व्हीकल्स आर डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देयर इज़ गुड डिमांड एंड ग्रोथ डायनामिक्स विद इन दी ऑटो इंडस्ट्री। दी ओनली इशू इज़ कि इनके शेयर्स काफ़ी एलिवेटेड लेवल यानी ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक इन्वेस्टर को करेक्शन पे ही खरीदना चाहिए एंड करेक्शंस विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे हमने देखा कि अशोक लेलैंड जो एक मार्केट डार्लिंग था पिछले 3-4 साल से, 2-3 साल से, एंड देन इट हैड वन बैड नंबर एज फार एज प्रोडक्शन एंड सेल्स वर कंसर्न, एंड देन दे हैड दिस एक्विजिशन आल्सो व्हिच वाज अ बिट कंट्रोवर्शियल। इसकी वजह से काफ़ी करेक्शन देखा है अशोक लेलैंड में। सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेनेवर दे अराइज, इन्वेस्टर्स कैन टेक एडवांटेज and buy into auto shares at corrections, but these are good long term, it's a good long term sector to invest in. इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के कुछ परफॉर्मेंस को देखिए। मास्टेक कुछ देर पहले नतीजे आए थे, स्टॉक अप इंटरडे हाइस पर 14% के गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। अभी करीब 150-151 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। ब्रुक लैबोरेटरीज यहाँ भी 14.5-15% का मूव है। DCM लिमिटेड ने भी अच्छा रुझान दिखाया है पिछले 3 दिनों में, 12.5% की स्ट्रेंथ है अभी और स्टॉक 132 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। टेक्सटाइल स्पेस में भी लगातार बाइंग हमने देखी है। वर्धमान पॉलिटेक्स कल भी इसी क्वांटम के साथ बंद हुआ था और आज भी 11-12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अरविंद लिमिटेड एक और स्टॉक जहाँ पर 11 रुपये की मजबूती देखी जा रही है। राजेश, ये DCM लिमिटेड पर खासतौर से आपके कॉमेंट क्या है? पिछले 3 दिनों में काफ़ी एक्शन स्टॉक में देखा गया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, आज भी 13% ऊपर है। यहां अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? या जस्ट अ सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले रफली 1 हफ्ते से हमने देखा 90 रुपये से लेके 132 तक का इसमें रैली देखा। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो एक्सटेंसिवली ओवरबॉट सिचुएशन और टेरिटरी में है। अपसाइड में अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो जो एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशन है उसका रेजिस्टेंस बनता है 134-35 के आसपास। सो मुझे लगता है कि इसका जो फर्स्ट लेग अप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो चुका है। 2-3 रुपये का अपसाइड आ सकता है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हम देखेंगे। तो मेरे लिए तो ये सेल ऑन राइज काउंटर है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए प्रॉफिट लेना ज़्यादा बेहतर होगा। 1-2 स्टॉक्स को और देख लेते हैं इस बीच जो अच्छा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैंकिंग बास्केट से बाहर निकल के जरा जाऊंगा टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में, वो काउंटर जहां पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। इस क्रम में आप देखें ICICI बैंक, HCC, L&T फाइनेंस नाउ डिसाइसिवली अबव 100। पंकज, L&T फाइनेंस पे आपकी राय क्या है? अब होल्ड कर रहा है ये 100 को, इस पर आपकी राय? नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे आपके यहाँ पर? आई थिंक अब काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसके अंदर हमने देखा था समवेयर बिटवीन से 85 एंड 92 काफ़ी सीरियस कंसोलिडेशन हुई थी। आई थिंक लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक फंड्स एंड बैंक्स दे वर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द स्टॉक एट अराउंड क्लोजर टू 90 रुपीज़। और जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री रही है पिछले 2 क्वार्टर से, जिस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं, जिस तरह के इंटरेस्ट रेट फॉल रहे हैं, आई थिंक दिस स्टॉक इज़ राइप फॉर
फर्दर मूव, और मेरे को लगता है कि अब कहीं ना कहीं अगर एक डीपर स्टॉप लॉस हो तो समवेयर अराउंड 93 रुपीज़, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस हो तो समवेयर अराउंड 96 रुपीज़। इन दोनों स्टॉप लॉस को लेके वन कैन बिल्ड मीडियम टू लॉन्गर टर्म पोजीशन इन LT फाइनेंस, और मेरे को लगता है कि सॉर्ट ऑफ से स्मॉलर प्लेयर या एक लेगार्ड प्लेयर एक NBFC स्पेस में, बट आई थिंक दिस इज स्टॉक विच विल डू वेल, और इसमें हम एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट, रादर मीडियम टर्म टारगेट कहीं ना कहीं 121 से लेके 124 रुपये का लेके चल रहे हैं। सो आई थिंक विद स्टॉप लॉस, डीपर स्टॉप लॉस ऑफ 93 रुपीज़, आई वुड ट्राई टू बिल्ड पोजीशन इन दिस स्टॉक। जी दीपन जी, NBFCs पर आपकी राय क्या है? वेल्थ जनरेट की है इन सभी स्टॉक्स ने, फिर चाहे आप L&T फाइनेंस को देखें, बजाज फाइनेंस को देखिए, भारत फाइनेंशियल, मन्नापुरम, कोई भी नाम आप पिक कीजिए माइक्रो फाइनेंस स्पेस से, एक कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स ये सभी शेयर्स रहे हैं। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बावजूद भी वैल्यूएशन कंफर्ट और स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको कहाँ दिख रही है जहां पर अभी भी निवेश किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि अभी कुछ समय ये कंसोलिडेट प्रोसेस में रह सकते हैं शेयर्स? हाँ, आई थिंक द सेम प्रॉब्लम जो ऑटो में है अभी डिस्कस किया, वही सेम इशू NBFCs में भी है। जैसे आपने कहा कि जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज़ है या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ है, दीज आर डन एक्सीडिंगली वेल ओवर द पास्ट 12 to 24 मंथ्स और सो, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची लेवल पर है। इन स्टॉक्स को भी निवेश करने से पहले आई थिंक इन्वेस्टर थोड़ा सावधान हो जाने चाहिए, एंड दे शुड बाय ओनली एट करेक्शन। इट कुड बी टाइम वाइज करेक्शन, कुड बी प्राइस वाइज करेक्शन, बट मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि ये जो कंपनियां है NBFCs है, दे आर इन सेक्युलर ग्रोथ मोड, यानी कि सालों साल ये अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, दे विल बी एबल टू शो इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और इन्वेस्टर को इनमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। और आई थिंक टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दैट मीन्स जस्ट बाय एट करेक्शन। स्पेसिफिकली जो L&T फाइनेंस है, आई थिंक वी आर नॉट दैट बुलिश ऑन द कंपनी, क्योंकि अगर आप NBFC स्पेस में देखेंगे तो द हाईएस्ट ग्रोथ इज कमिंग इन हाउसिंग, माइक्रो, कंज्यूमर फाइनेंस and automobile finance, and L&T finance is not very strong in any of these sectors, so that's where the focus has to be for the investors. इस बीच में थोड़ा सा मीडिया स्पेस की बात करना चाहूँगा, जरा एक बार पूरा मीडिया स्पेस दिखाइए, एग्जैक्टली मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस, और इससे जुड़ी कुछ बातें भी करना चाहूँगा। जी एंटरटेनमेंट, आई थिंक जी एंटरटेनमेंट से एक बात याद आई, आई थिंक डॉक्टर सुभाष चंद्र का एक ट्वीट भी था, और मैं उनके इस ट्वीट को भी अगर आप आई थिंक थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। दरअसल देखिए, कंटेंट कॉस्ट, कंटेंट प्राइसिंग, ये इश्यूज हमेशा से अगर आप देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल जो TRA का जो ड्राफ्ट ऑर्डर था उसका डॉक्टर चंद्रा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वाकई अच्छे कंटेंट के लिए जो ज़्यादा रकम है उसके लिए रकम जुटाने की क्षमता होगी हासिल, और जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों को, ब्रॉडकास्टर हैं, उनको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आय मिल पाएगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है वो भी अगर आप देखें काफ़ी अच्छी हो पाएगी। तो इस ड्राफ्ट ऑर्डर का डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खुल के स्वागत किया है। पंकज, ये आप देखिए ना मीडिया स्पेस में, यहाँ पे बिना किसी अगर आप देखें भेदभाव के सभी आई थिंक स्टॉक से बात करना चाहूँगा। आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन कौन से हैं इस स्पेस में? आप आई मीन एक दो स्टॉक्स जो कि अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो इस स्पेस में? देखो, आई थिंक दिस स्पेस एज सच इज़ डूइंग वेल, और अगर हम इसको देखें 3 महीने 6 महीने के पिछले व्यू से भी देखें, काफ़ी सब्सटैंशियली अच्छे रिटर्न दिए हैं, चाहे वो TV टुडे हो, जी एंटरटेनमेंट हो। जी एंटरटेनमेंट ऑफ लेट पिछले 1-2 हफ्ते में आफ्टर सीइंग लेवल्स क्लोजर टू 560, 570, इट हैज़ करेक्टेड बाय अबाउट say 15% kind of thing, but I think दोबारा से I think it has taken support at 490, 495 kind of levels, और build करके I think on a short term basis can easily go to levels closer to 535, 40, 545. तो जी एंटरटेनमेंट एक प्रीफर्ड पिक रहेगा। आई थिंक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं पिछले 3-4 क्वार्टर्स में, और आने वाले वक्त में मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसे कारण है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। TV टुडे इज़ वन स्टॉक विच हैज़ बीन कंसिस्टेंटली गोइंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बेट काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा अगर हम देखें ऐसे स्टॉक लाइक मुक्ता, स्टॉक लाइक बालाजी, आई थिंक इवन दे हैव बीन डूइंग वेल। तो स्पेस एज सच इज प्रीटी एक्साइटिंग, एक सॉर्ट ऑफ सूडो कंजम्पशन स्पेस है, एंड वी हैव बीन सीइंग दैट जो भी कंजम्पशन ड्रिवन स्पेस है, दे हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जी अब काफ़ी करेक्शन के बाद एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक बन जाता है, और यहाँ से दोबारा से पोजीशन बिल्डअप हो सकती है। इस बीच मार्केट्स डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। आई थिंक देखिए, ये जो तेज़ी आ रही है ना, इसके पीछे अब शॉर्ट कवरिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमने देखिए पिछले 1 घंटे में चीज़ जो की हुई है डिसाइसिवली, एंड देयर इज आई थिंक वी आर सस्टेनिंग अबव 50 डेमा, नो डाउट इट वाज अ वेरी क्रिटिकल आई मीन लेवल फॉर निफ्टी टुडे। उसको हमने पार किया। पहले कन्फर्मेशन दिया आपका निफ्टी बैंक ने, जिसने करीब 19,270 के 50 डेमा को पार किया। जरा निफ्टी बैंक भी दिखाइए प्लीज़, दोनों के क्रॉस चार्ट दिखाइएगा, और दोनों के लिए याद रखिए, दोनों के लिए
सर्जिकल स्ट्राइक डे थर्सडे था, लास्ट सीरीज की एक्सपायरी थी उस दिन। जरा प्लीज चार्ट्स पे आइए सीधे, जरा एक बार इनको छोड़िए। उस दिन हमारे दो चीज़ें टूटी थी। हमारा 19,500 टूटा था निफ्टी बैंक पर और 8680 टूटा था निफ्टी पर। तो अभी हमने दोनों ही इंडिसेस ने 50 डेमा को रीगेन कर लिया है, बट इसके बाद यहाँ से 30 पॉइंट और ऊपर निफ्टी का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। आपका ये कैरेक्टर कितना मजबूत है, ये आपका कितना मजबूत पुल बैक है, उसका टेस्ट होगा। और सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। लेकिन निफ्टी बैंक ने 19,000 के प्राइस पर ये भी चीज़ दिखा दिया था, क्लियरली रिफ्लेक्ट की थी कि बॉस मैं इसके नीचे फॉर द टाइमिंग इन सर्कमस्टेंसेस में जाने को तैयार नहीं हूँ। राजेश, अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक के स्टॉक से बाहर निकल के थोड़ा PSU बास्केट में मिड कैप में चलते हैं, जो कि इसके 12 स्टॉक्स के पार्ट नहीं है। स्टॉक्स लाइक आंध्रा बैंक, लाइक देना बैंक, लाइक विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसमें से कुछ आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त पिक करने के लिए? देखिए, उसमें से मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में का ओवरऑल अगर ट्रेंड देखो तो बहुत अच्छा उसमें अपटिक है। इनफैक्ट जो वोलेटिलिटी ज़्यादा है वो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखता है। कैनरा में उतना कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसका जो बायर है वो स्ट्रांग है। अगर टेक्निकली भी देखें तो कैनरा का जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो रफली था 304-305 के आसपास, जो कि उसने कल टेस्ट किया। तो मुझे लगता है अगर BTST भी करना है तो कैनरा बैंक एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। अपसाइड में इसका जो टारगेट है मेरा वो रहेगा 345 का। जी दीपन जी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। मिड कैप स्पेस से कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं। अभी हमने ऑटो कंपोनेंट्स की बात की थी, NBFCs की बात की थी, इसके अलावा आप शुगर को देखिए, टेक्सटाइल स्पेस को देखिए, एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, ये तमाम ऐसी पॉकेट्स है जो कि लगातार चल रही हैं। कुछ नेम्स आपके जहन में आते हैं नए निवेश के लिहाज से इनमें से किसी स्पेस से? आई थिंक वी हैव मोर लेस कवर्ड द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द मार्केट। और आपने मीडिया शेयर्स के बारे में कहा तो मैं एक दो स्टॉक्स की चर्चा करना चाहूँगा विच आर नॉट एग्जैक्टली मीडिया बट दे आर रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट सेक्टर। और वहाँ पर विथ यूजुअल डिस्क्लोजर दैट वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, आप PVR और आइनॉक्स लेजर पर ज़रूर से ध्यान रखिए। आई थिंक दिस क्वार्टर विल बी वेरी गुड फॉर बोथ दीज कंपनीज। पिछली तिमाही यानी जून से सितंबर में काफ़ी अच्छे ब्लॉकबस्टर हिट्स आए हैं and the utilization as well as yields जो है they are at higher level और GST का भी उनको फ़ायदा हो सकता है। तो I think that although valuations again on the higher side as far as PVR is concerned, I think if you're looking at the media and entertainment sector जहाँ पर थोड़ा ज़रूर से इन्वेस्टर को एक्सपोजर रखना चाहिए, I think these two stocks are looking very good for investment point of view on a long term basis. मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्री से तैयार किया आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बीच अगर आप देखें 8667 आज बाजार अगर थोड़ा आधा घंटा और खींच देना है तो आज मेरे ख्याल से 8700 हो ही जाएगा। ये स्पीड जो है जिस प्रकार की, खैर आधा घंटा तो अभी भी है, 3 बजे सर। नहीं, मैं 3:30 की बात कर रहा हूँ दीपाली, 3 पंकज, अब थोड़ा सा मिड कैप के थोड़ा डेडिकेटेड डिस्कशन करते हैं। मिड कैप में पंकज, अब थोड़ा सा अगर आप देखें कैलकुलेटेड होके, अगर मिड कैप में कुछ पिक करना हो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा लग रहा है आपको, अर्निंग्स का भी अगर आप देखें आई थिंक एक फैक्टर जोड़ लेते हैं, क्या पिक करेंगे भी और आप? Within the 3-4 stocks हैंगे which we've been tracking. I think one of them is DCB Bank. जिस तरह के इसके रिजल्ट्स आए हैं, ज़्यादा जिस तरह के इसके रिजल्ट्स रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर पहले कुछ एक चिंताएं थी रिगार्डिंग देयर स्टेटमेंट की किस तरह की वो एक एक्सपेंशन करेंगे, कितना खर्च करेंगे, एंड मार्केट डिडंट लाइक इट और स्टॉक सीरियसली पनिश हुआ था, काफ़ी सीरियस करेक्शन हुई थी। बट देयर आफ्टर स्टॉक हैज़ बिन बिल्डिंग अप, और जिस तरह के रिजल्ट्स अभी हाल ही में आए थे 2-3 दिन पहले, एंड जिस तरह के FNO में अभी इंक्लूडेड स्टॉक है, आई थिंक दिस इज वन स्टॉक which on a short term basis as well as medium term basis could do pretty well, और ये कैचिंग अप कर सकता है जो इसके पिछले हाई बने थे 140-45 तक। So I think with a stop loss of closer to 127 we have an immediate target, stop loss for around 124, we have an immediate target of closer to 133 and a longish target of closer to 145. एक और स्टॉक जिसकी ज़्यादातर चर्चा नहीं होती है बट वे गॉडफ्रे फिलिप, आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉक जिसमें हमने देखा है कि स्लोली बट स्टेडीली स्टॉक हैज़ मूव फ्रॉम 3 digit levels to levels closer to 1500 नाउ, और एक 1250-1300 काफ़ी सीरियस रेजिस्टेंस लेवल होता था, वहाँ पर हम देखते थे बार बार सेलिंग आती थी, एंड दैट लेवल्स हैव बीन क्लियरली ब्रीच्ड नाउ ऑन द अपसाइड। सो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक जिसके अंदर आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन
न्यूज़ फ्लो साइड ऑल्सो, जिसमें हमको लगता है कि ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस 1470 का एक स्टॉप लॉस लेके 1580 1590 के टारगेट हो सकते हैं। कुछ स्टॉक जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करें, आप देखिए टेक महिंद्रा अच्छा मूव है, 5% ऊपर अभी शेयर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड करते हुए। एक देखिए पेट्रॉन इंजीनियरिंग 11.5 पौने 12% ऊपर ये स्टॉक 196 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग दिखी है आज के सेशन में। और आप देखिए एक कैमलिन फाइन साइंसेस सुबह से स्ट्रॉन्ग है, ये शेयर अभी भी मजबूती को अपने होल्ड कर रहा है। और एक स्टॉक आप देख लीजिए विनाइल केमिकल, अभी भी 12% का मूव यहाँ भी देखा जा रहा है।